अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव में एक बड़ा दिन है। बड़ा दिन मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि आज दो सबसे बड़े लड़ाके, दो सबसे बड़े फाइटर और सत्ता के लिए संघर्षरत दो सबसे बड़े गठबंधन के दलों ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो का ऐलान किया है। आपने संकल्प पत्र जारी किया है और आपने वचन पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र और वचन पत्र दरअसल मैनिफेस्टो हैं, घोषणा पत्र हैं कि अगले 5 साल के लिए इनको क्यों चुना जाए, जनता इन्हें क्यों चुने, इसके लिए आज इन्होंने घोषणाएं की हैं। और घोषणाएं भी ऐसी कि अगर ये सब लागू हो जाएं तो आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश अमेरिका हो जाएगा। हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हर चुनाव की एक रस्म होती है। जैसे शादियों की रस्म होती है, बर्थडे की रस्म होती है, तो चुनाव में भी एक रस्म होती है, घोषणा पत्र। दरअसल ये बहुत ही पवित्र डॉक्यूमेंट पहले माना जाता था। घोषणा पत्र का मतलब कि वो संकल्पबद्धता जो जनता और राजनीतिक दल के बीच एक चुनाव का करार होता है। लोकतंत्र में घोषणा पत्र की अहमियत भले ही दस्तावेजों में उल्लेख ना हो, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। और कोई भी वायदे, कोई भी फैसले बहुत ही सोच समझकर विचारपूर्ण तरीके से वायदे किए जाते हैं। लेकिन अब वायदों का बाजार उतना गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी घोषणा पत्रों की अपनी बड़ी महत्व होती है, इनकी बड़ी वैल्यू होती है। जब पहले चरण के चुनाव में महज कुछ घंटे का वक्त बचा है, तब घोषणा पत्र आया है। किसी का संकल्प पत्र, किसी का वचन पत्र आया है। और सबसे पहले आया था प्रतिज्ञा पत्र प्रियंका गांधी का। बीएसपी इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती है। दूसरे दलों ने भी जारी किया, लेकिन इन दोनों की सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा थी, क्योंकि फील्ड में दरअसल बड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस और समाजवादी पार्टी के सोशलिस्ट अलायंस के बीच है। तो संकल्प पत्र और वचन पत्र में किस में ज़्यादा दम है, किस में ज़्यादा लोक लुभावन घोषणाएं हैं, किसका ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है, किसकी घोषणाएं ज़्यादा बड़ी हैं और किसकी घोषणाएं जनता को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करती हैं। कौन? यही घोषणा पत्र दरअसल जनता और राजनीतिक दलों के बीच एक अलिखित करार होता है, एग्रीमेंट होता है कि आपने हमें वोट दिया, आप हमें सत्ता में लेकर आए और हम अगर सत्ता में आए तो आपके लिए यह कार्य करेंगे। सामान्य तौर पर राजनीतिक दल पहले 70-80 के दशक तक, 90 के दशक तक वायदे निभाते थे। उसके बाद वायदे तोड़ने की परंपरा शुरू हो गई। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी घोषणाएं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार, आकर्षक कि आपको लगेगा कि वाकई क्या ऐसा हो सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने डिबेट के प्रारंभ में ये बात कही कि अगर संकल्प पत्र और वचन पत्र ये लागू हो जाए उत्तर प्रदेश में, तो सचमुच उत्तर प्रदेश अमेरिका से आगे चला जाएगा। क्योंकि घोषणाएं ऐसी बड़ी बड़ी हैं और ऐसी शानदार पिक्चर पेंट की गई है दोनों दलों के द्वारा कि जनता देखेगी तो भाव विभोर हो जाएगी। पर जनता क्या संकल्प और वचन के वायदों पे आएगी? तो फिर जातिवाद का क्या होगा, फिर संप्रदायवाद का क्या होगा, फिर धर्म की राजनीति का क्या होगा, फिर हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, गर्मी चर्बी भर्ती का क्या होगा? क्या ये घोषणा पत्र अब रस्मी रह गए हैं, रस्म अदायगी हैं, या फिर वाकई ये जनता के बीच काम करते हैं? मेरा मत है आंशिक तौर पर काम करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे प्रदेश में ऐसे लोग हैं, ऐसी सुधी जनता है, ऐसे सुधी मतदाता हैं, ऐसे जागरूक लोग इस प्रदेश में हैं जो राजनीतिक दलों को अपनी कसौटी पर कसते हैं। क्योंकि ये वही प्रदेश है जो कभी बहुजन समाज पार्टी को वोट देता था, कभी समाजवादी पार्टी को पूरा वोट देता था, कभी बीजेपी को पूरा वोट देता रहा है। यानी आकलन ये सबका करते हैं। इसलिए जनता की समझ को ना समझ मानने वाले राजनेताओं के लिए
जनता समय समय पर 440 वोल्ट का करंट लगाती है और उन्हें जमीन की सच्चाई का एहसास कराती है। जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है और लोकतंत्र में जनता ही भगवान है। जिन राजनीतिक दलों को यह लगता है कि वो अपनी घोषणाओं के जरिए जनता को बरगला लेंगे तो कुछ वक्त के लिए आप कर पाते हैं, लेकिन जनता भूलती नहीं है। इसलिए वायदे कीजिए भाई साहब, तो वायदे निभाइएगा। सत्ता किसी को मिले, सरकार किसी की बने, लेकिन ये जो संकल्प, वचन और प्रतिज्ञा हैं, अगर इसको आपने सत्ता में रहते पूरा नहीं किया तो यकीन मानिए कि वो बहुत थोड़े लोग होते हैं जो जाति और धर्म के झांसे में आते हैं। जनता दरअसल देखती है कि आपने हमारे लिए किया क्या, विशेष तौर पर राज्य के चुनाव में। इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प है, केस स्टडी मटेरियल है, डू एंड डाई वाला है। तो जाहिर सी बात है कि ये मैनिफेस्टो बहुत बड़ा गुल खिलाने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं मानता हूं कि आज का ये ऐलान दोनों दलों के लिए क्या गेम चेंजर होगा। हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुनिए आप। उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश को विकसित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने का संकल्प और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का यह संकल्प है। योजनाओं में चेहरा देख करके नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हरेक तबके तक, गरीब के पास, किसान के पास, दलित के पास, वंचित के पास, पिछड़े के पास डबल इंजन की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा। शिक्षा मित्र की बहाली और प्रशिक्षण कार्यक्रम को दोगुना करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा मित्रों का परिश्रम बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी और उन्हें 3 साल के भीतर नियमित सरकारी नौकरी दी जाएगी। वायदे तो बहुत बड़े बड़े हैं, क्या ये वायदे वाकई में पूरे हो पाएंगे? और अगर पूरे हो गए तो सचमुच उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य बन जाएगा। क्या ये हमारा सपना अगले आने वाले 5 सालों में पूरा होगा? क्या 2027 तक उत्तर प्रदेश की यही तस्वीर है? क्योंकि जो तस्वीर पेंट की गई है यूपी की, वो बहुत ही खूबसूरत है दोनों दलों द्वारा। तो जनता को कौन पसंद है? हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, राजीव राय समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता, ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार, अनिल रॉयल जी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित और जाने माने पत्रकार हैं, सीमा कुशवाहा जी मेरे साथ आज डिबेट में हैं। ये एक वकील के तौर पर पहले मेरे साथ डिबेट में हुआ करती थी, लेकिन अब इन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है और बीएसपी ने इनको अपना नेशनल स्पोक्स पर्सन बनाया है। ये नई भूमिका में आई हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन कि आप सब ने अपना कीमती वक्त आज की बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा के लिए निकाला, जो हमारे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों का भविष्य तय करने वाली है। शुक्रिया। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आपने 2017 के वायदे पूरे कर दिए क्या, जो ये 2022 में आप संकल्प पत्र लेकर आए हैं? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी 2017 में जो संकल्प पत्र आया था, आज माननीय अमित शाह जी ने अपने उद्बोधन में और संकल्प पत्र घोषित करने से पहले उन्होंने कहा है कि हम 92% से अधिक जो संकल्प लिए थे उसको हमने पूरा किया। आगे 2017 के संकल्प को पूरा करते हुए आज 2022 में जो संकल्प हम ले रहे हैं उसको आगे हम उत्तर प्रदेश के अंदर 5 सालों तक पूरा करेंगे और 2027 में जब आएंगे तो फिर हम इसका लेखा जोखा देंगे और आगे की यात्रा बढ़ाएंगे। देखिए ब्रजेश जी, हमने जो घोषणा पत्र बनाया है, जो संकल्प पत्र बनाया है, हमने लोगों से सुझाव लिया है। लोगों की स्थानों पर हमने आकांक्षा पेटी लगाया था, जिलों के अंदर, मंडलों के अंदर। लोगों से हमने ईमेल पर सुझाव लिए हैं, मिस्ड कॉल पर सुझाव लिए हैं, आम आदमी के सुझाव लिए और लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों ने हमको सुझाव दिया। उस सुझाव को लेके जो जन उपयोगी है, जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए है, हमने उनको समाहित करते हुए
और उसको लेके हमने अपना संकल्प पत्र बना के आज घोषित किया। जी, इस संकल्प पत्र में ऐसा क्या है कि जिसको आपको लगता है कि जनता इस संकल्प पत्र के सहारे आपको वोट देगी, क्योंकि तमाम आपके वायदे पिछले संकल्प पत्र के वो अब तक पूरे नहीं हुए? बच्चे जी देखिए, मैंने 17 में क्या कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज पर एक चीज स्थापित मैं करेंगे। कहता हूं कि कांग्रेस और आपके में कॉमन चीज क्या है कि दोनों स्कूटी दे रहे हो। बच्चे जी मेरी बात पूरी हो जाए तो उस पर भी डिबेट कर ले। गो अहेड। देखिए हमने क्या कहा था, हमने 17 में कहा था हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेंगे, हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम उत्तर प्रदेश की विकास की इबारत लिखेंगे। अब मैं कुछ प्रमुख चीजें बताना चाहता हूं 17 की। जी, पहली कैबिनेट में 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमने माफ किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास देने वाला आज उत्तर प्रदेश देश का राज्य है। सबसे ज्यादा गरीब मजलूम लोगों को शौचालय देने वाला राज्य है। लगभग 2.5 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन देने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा घरों को बिजली से रोशन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। हमने कहा था कि हम 18 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे बिजली देंगे। हमने सभी जिलों, 75 जिलों को हमने बिजली दिया। धन्यवाद आपका। मैं डिबेट को हमने थोड़ा सा कहा आगे था कानून बढ़ाना का चाहता राज हूँ। होगा। हमने सभी जी, माफिया अपराधी, संगठित अपराधियों को जेल के शिक्षे में डाला और उत्तर प्रदेश के धन्यवाद। अंदर कानून का राज स्थापित। मैं राजीव राय को आमंत्रित करता हूं, हमने समाजवादी कहा था पार्टी के नौजवानों वरिष्ठ को नेता रोजगार और दूंगे। प्रवक्ता हैं। बहुत हमने शुक्रिया आपका समीर जी, पारदर्शी मैंने आपको तरीके से पर्याप्त समय नौजवानों दिया। को रोजगार डिबेट देने को का आगे काम। बढ़ाते हैं। मैं राजीव राय के पास चलता हूं। आज वचन पत्र अखिलेश यादव ने जारी किया। आप मुझे बताइए राजीव राय जी, जनता आपको क्यों वोट दे? आपके संकल्प वचन पत्र में ऐसा क्या है कि जिससे जनता को ये लगे कि अगर 5 साल के लिए आपको हुकूमत सौंपी तो आप उत्तर प्रदेश के लोगों की तस्वीर, उनकी किस्मत बदलेंगे? आपके पास क्या है? हमारे संकल्प पत्र में, जिसको जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की तरह नहीं है, अभी समीर सिंह जी बता रहे थे, 10 सेकंड में कर दूं सर। न तो आय दुगुनी हुई, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो भारत सरकार के आंकड़े बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध सबसे ज़्यादा है, और नौजवानों को रोजगार के बदले आपने लाठी दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में महिलाओं की बात करें तो सभी नौकरियों में 33% का आरक्षण, नौजवानों को हमने 10 लाख सरकारी नौकरी सहित 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है। बच्चियों को LG से लेकर PG तक मुफ्त, 1090 को इम्प्रूव करना, सुरक्षा के लिए ड्रोन के इस्तेमाल करना, नई टेक्नोलॉजी लाना, अस्पतालों में यूनिवर्सिटी की सीटें बढ़ाना, समाज के हर तबके को, किसानों की जो MSP की बात करते रह गए, एक ये बहुत दुगुनी बड़ा नहीं वायदा हुआ। आप लोगों ने कर रखा है कि 5 साल में 1 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे। आपको अंदाजा है आपने क्या बोला है? 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां, वो भी उत्तर प्रदेश में। नहीं, 5 साल में 10 लाख। देखिए, हमने एक्सपर्ट कमेटी के साथ वही वादे लिखे हैं जो अक्षरशः जिसका पालन हो सके। हमारी कमेटी में फाइनेंस के लोग थे, टेक्निकल एक्सपर्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, जिनको हम बजट में अलोकेट करके जब हम 5 साल बाद खड़े हों जनता के सामने तो हमने बोले 100 में 100 नंबर हमें दीजिए, क्योंकि हमने एक एक वादे पूरा किया है। इनकी तरह नहीं। आप देखिए, आप देखेंगे 2014 में तो अगर इनके भारत सरकार के आंकड़े देखा जाए तो 43 मिलियन यानी 4 करोड़ 30 लाख बेरोजगार थे, और इन्होंने 7 सालों में 2 करोड़ पर साल पर ईयर के हिसाब से वहाँ 14-15 करोड़ रुपया, यहाँ 14-15 करोड़ रोजगार, और यहाँ योगी जी ने 5-7 करोड़ रोजगार दे दिया, 22-23 करोड़ रोजगार दे दिया, 4.3 करोड़ से 5.3 करोड़ पर बेरोजगारी बढ़ गई। तो ये जुमलोबाजी नहीं है, ये एक्सपर्ट की है। और आप देखेंगे इसमें किसानों की MSP देने की बात हो, मुफ्त सिंचाई करने की बात हो, उनका बीमा के राशि दुगुनी करने की बात रही हो, नौजवानों को रोजगार से पर एक मिस्ट्री है जिसको आप, मैं चाहता हूं कि उसके धागे आप खोलें। ये आपने जैसे ही बीजेपी ने जारी किया उसके 3 घंटे बाद आप क्यों लेकर आए? कारण? नहीं, बीजेपी के आप क्या इनका इंतजार कर रहे थे कि पहले ये अपना खोलें? देखिए, हमारा पूर्व निर्धारित था, और जो घोषणा पत्र पत्रकारों को दिया गया वो प्रिंटेड था, तो ऐसा नहीं था कि इनका देखकर हमने छपवा लिया। हमारा पहले से अगर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने कॉपी किया है, मैं कह रहा हूँ इनका इंतजार कर रहे थे क्या?
नहीं, इनका इंतजार नहीं करें, इनके जाने का इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मजदूर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग थैंक कर यू रहे हैं। राजीव जी। मैं हम डिबेट इनका को नेक्स्ट इंतजार लेवल नहीं पे कर ले रहे हैं। जाना चाहता हूं। मेरे साथ सीमा कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया, आप आज आपको नए रोल पे देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आया करिए डिबेट में। आप मुझे ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी कोई वायदा क्यों नहीं कर रही भाई? आपका ये संकल्प पत्र, वचन पत्र, प्रतिज्ञा या आपका मैनिफेस्टो पर यकीन क्यों नहीं है और जनता आपको वोट क्यों दे, किस लिए दे फिर? देखिए सर, वचन पत्र की अगर बात करें जो समाजवादी पार्टी ने निकाला है, तो मैं कहूंगी कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए दुखद पत्र है ये। और अगर बीजेपी की बात करें कि ये संकल्प पत्र, तो मैं कहूंगी ये संकल्प पत्र नहीं, दफन पत्र है। हमने पिछले उत्तर प्रदेश ने 10 सालों का शासनकाल देखा। 134 दंगे हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में, गुंडागर्दी चरम पर थी। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं रेप केसेस पे। अगर हम बीजेपी की बात करें, हाथरस में रात के समय केरोसिन डाल करके जिस तरीके से बेटी को जलाया गया, जिसके साथ गैंगरेप और मर्डर हुआ था, तो फिर अगर ये संकल्प पत्र हैं, ये वचन पत्र हैं, तो इनके शासनकाल में ये सब क्या हुआ है? मनीष गुप्ता की हत्या कर दी जाती है दिन रात में पुलिस प्रशासन द्वारा। खुशी दुबे नाबालिग बेटी एक जेल में बंद है। रितेश मौर्य जो कि गोरखपुर के रहने वाले थे, जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे, खुद बीजेपी के कैंडिडेट हैं। जब उनके भाई जाते हैं योगी आदित्यनाथ से, कहते हैं कि योगी महाराज मेरे भाई का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया है, डेड बॉडी रखी है। योगी जी कहते हैं इसको जेल में डालो, ये राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है। ये दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने आंसू दिए हैं, दर्द दिया है। ठीक है, आपने इन दोनों की बुराई बीजेपी बताई, की अगर कमियां बात बताई, करें, इन्होंने ओके। संकल्प पत्र बट निकाला। मुझे आप सर, बताइए कि संकल्प पत्र इन्होंने निकाला जनता है। बीएसपी को वोट क्यों दे? जनता बीएसपी को वोट इसलिए दे क्योंकि जनता 2007 से 12 तक का शासनकाल बहन जी का देखे। गुंडागर्दी का नामो निशान नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर शिखर पर था। बेटियां रात में सुरक्षित घूम सकती थी। जितनी भी बैकलॉग की वैकेंसियां थी बहन जी ने भरी। 23 लाख, जैसी वो सत्ता में आई उन्होंने 23 लाख लोगों को नौकरियां दी। 1 लाख पुलिस की भर्तियां की, 6 विश्वविद्यालय बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए। पूरे देश के अंदर अगर एक्सप्रेस सीमा जी, तो आपको ये बात समझने में कि बहन जी ने बहुत काम किया, आपको खुद ही 10 साल लग गए। अभी तो आपने बीएसपी ज्वाइन किया। अगर इतना प्रभावित थी तो 2012 या 2007 में ज्वाइन करती, तब मैं मानता। अरे सर, पढ़ाई लिखाई भी तो करेंगे ना सर। हमने देखा ना, हमने वकालत में आकर भी चीजों को पढ़ा है, सीखा है ना सर। तो एक एज भी तो होनी चाहिए, 10 साल सर। तब तो मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी, मैंने करेक्ट बात है। और देखिए आज आप डिबेट में आ गए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में, थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। आपके प्रतिज्ञा पत्र का बड़ा करारा जवाब संकल्प पत्र और वचन पत्र ने दिया है। आज चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। अमित शाह जी कह रहे थे ब्रजेश जी, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है। ये भूल गए थे क्या कि 17 में भी संकल्प पत्र ही नाम था? ये अमित शाह जी को बता देंगे अब समीर जी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की जनता को अब डर जाना चाहिए इनके संकल्प पत्र से। क्यों? क्योंकि इन्होंने पिछली बार कहा था हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे और किसानों को जितने तरीके से लूटा जा सकता था उतनी तरीके से इन्होंने लूटा और अंत में एक थार खरीद के लाए, उसको चढ़ा के रौंद भी दिया और वो थार अभी ये रखे हैं। लेकिन किसानों को लूटा कैसे, आय दुगनी करने के नाम पर? ये ब्रजेश जी समझिए, खाद जीएसटी लग गई, उपकरण जीएसटी लग गए, कीटनाशक जीएसटी लग गया, बिजली पूरे देश में सबसे महंगी है, डीजल ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यानी कि सिंचाई जो 40% खर्च का जरूरत पड़ती है, वो पूरा सब कुछ इन्होंने महंगा कर दिया। और रही सही कसर 3 काले कानून बना दिए जिसमें 750 किसान मर गए, 13 महीने उनको धरना देना पड़ा, तब इन्होंने वापस लिया। रही सही कसर वो थार चढ़ा के जब प्रदर्शन करने निकले तो थार चढ़ा के रौंद दिया। अब इन्होंने कहा है कि हम प्रति व्यक्ति आय दुगुना कर देंगे।
तो आम आदमी को उत्तर प्रदेश में डर जाना चाहिए। मतलब क्यों डरना चाहिए? जी? ये तो खुश होने की बात है कि आमदनी दुगनी होगी। अरे किसानों से कहा 2 गुना कर देंगे तो थार चढ़ा दिया, अब कह रहे हैं प्रति व्यक्ति आय 2 गुना कर देंगे, तो पता नहीं क्या क्या चढ़ा के रौंद देंगे। और वैसे भी क्या कसर छोड़ी है इसमें? युवाओं के लिए आप देख लीजिए, जो अपनी जॉब मांग रहे हैं, अपना रोजगार मांग रहे हैं, उनको हॉस्टल में घुस के लाठी। ये भी तो हो सकता है कि आपके प्रतिज्ञा पत्र पे इनका संकल्प पत्र भारी हो, इसलिए आप गुस्से में खिसिया के कह रहे हो। देखिए, आपने तो खुद ही कह दिया कि प्रियंका जी ने कहा मुझे अच्छा लगा कि महिलाओं को स्कूटी मिलेगी, तो इसमें क्या बुरी बात है? उन्होंने कॉपी कर दिया। अभी समीर जी को मैं सुन रहा था, देखिए बात समझिए ब्रजेश जी, इन्होंने कहा कि हमने 1 करोड़ लोगों से उनके विचार मंगवाए। तो 1 करोड़ में वो कौन लोग थे समीर जी, जिन्होंने कहा कट कॉपी पेस्ट कर दो 2017 वाला? 6 मेगा फूड पार्क ब्रजेश जी इन्होंने 2017 के संकल्प पत्र में भी लिखा है और इस बार भी लिखा है। इन्होंने रायबरेली और गोरखपुर को एम्स बनाने का पिछली बार भी लिखा है और हमने उसको पहले ही बना दिया था, इन्होंने उसको रौंद डाला और इस बार भी लिखा है। अच्छा, गन्ना किसानों वाला देख लीजिए ब्रजेश जी, इन्होंने लिखा 14 दिन पिछली में बार भुगतान देंगे कह रहे हैं। पिछली बार भी लिखा है कि हम 14 दिन में दे देंगे और नहीं दे पाएंगे गन्ना मूल्य भुगतान तो उस पे मिलों से ब्याज लेके देंगे। पिछली बार भी लिखा, इस बार भी धन्यवाद लिखा। पांडे जी। 13,000 करोड़ अभी भी भुगतान नहीं हुआ। ये कौन से लोगों ने डाल दिया आकांक्षा लेटर में? अरे कुछ तो शर्म किया करिए ब्रजेश जी। आपका संकल्प पत्र बनते ही डस्टबिन में चला गया था और आपने मेरा उस संकल्प पत्र नहीं डस्टबिन है, में से ये समीर सिंह से बात करो, वही कट कॉपी पेस्ट कर दिया। इधर कोई स्कोप नहीं है, समीर सिंह से पूछो। क्यों, हम क्यों शर्म करें? नहीं, समीर जी को कह रहे, आपको क्यों कहेंगे? ऐसा कहा क्या मैंने? हाँ और क्या? अरे आई एम सो सॉरी भैया, नो मैं तो समीर मैं क्यों शर्म करूं भाई? मेरा पत्र थोड़ी है। नहीं, वो तो फिर जोश में हाँ, वो जोश कुछ ज्यादा ही है। समीर जी को कह रहा हूं। ओके, ब्रजेश शुक्ला और अनिल राय, 2 बहुत ही जानकार वरिष्ठ पत्रकार, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश से और ब्रजेश जी विशेष तौर पर लखनऊ राजधानी के बहुत ही जाने माने चर्चित राजनीतिक पत्रकार हैं। मैं पहले रुख करता हूं अनिल राय जी का, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और वहां आपसे कुछ वक्त के बाद पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। अनिल जी, बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। बताइए कि ये संकल्प पत्र, ये वचन पत्र, ये प्रतिज्ञा पत्र, ये कितना इम्पैक्टफुल हैं और आपको लगता है कि ये जो वायदे आज इन दोनों बड़े दलों ने किए हैं, जो मेन कंटेंडर हैं, ये क्या प्रभावशाली माध्यम है? क्या ये प्रभावित कर पाएंगे जनता को? ब्रजेश जी, आपने शुरू में कहा था कि अगर ये संकल्प पत्र, वचन पत्र प्रभावी होते तो हम अमेरिका से ज्यादा तरक्की वाली स्टेट होते। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 25 करोड़ में 15 करोड़ लोगों को हम हर महीने राशन देते हैं तो उनके घर में चूल्हा जलता है। हम इस स्थिति के राज्य हैं। ये संकल्प पत्र हो, वचन पत्र हो, प्रतिज्ञा हो, ऐसा कर लो कि इनको 1.5 साल के लिए तीनों को मौका दे दे, थोड़ा थोड़ा काम ये कर दे तो प्रदेश का निश्चित रूप से, अगर ये 10 भी कर दे तो प्रदेश की जनता का विकास हो जाएगा। 14 दिन के गन्ना भुगतान का जिक्र आया है या अन्य चीजों का आया है। ये केजरीवाल जी के बाद फ्री बिजली का यूपी में कॉन्सेप्ट आया है और चूंकि दिल्ली में उन्होंने एक छोटा राज्य है दिया है, सफल हुए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी रहा है। पर पेंशन वाला ब्रजेश जी, जो एक समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाली का जो ब्रजेश जी किया है, वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को कितने प्रतिशत लाभ करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन लाभ कर रहा है। बिजली की लोग अपेक्षा यूपी में भी करने लगे हैं कि 300 यूनिट पर शायद मिले। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली में रियायतों की घोषणा की है, किसानों के लिए की है। वर्तमान में जब किसान आंदोलन था तो यह था कि हरियाणा से हमारी बिजली 12 गुना आप मुझे बताओ कि जनता इनके वायदों पर क्या एतबार करती है? ये जो वचन पत्र, घोषणा पत्र आते हैं, इनका कोई इम्पैक्ट आम आदमी के मन में होता है या सिर्फ ये एक रस्म रह गई है कि जो करना है बस? केवल रस्म की तरह आप इसे मानिए। जनता सामान्यतः इन वचन पत्रों को नहीं पढ़ती है, इन संकल्प पत्रों को नहीं पढ़ती है। जो चीज उसके मतलब की होती है, जो ज्यादा प्रचारित होती है, उसके बारे में वो चिंतन मनन जरूर करती है। शायद ही कोई वचन पत्र कोई मतदाता पढ़ता हो। और उत्तर प्रदेश जिस राज्य से हम लोग ब्रजेश जी हैं, हमारे यहाँ जाति धर्म के आधार पर, पार्टी प्रतिबद्धता के आधार पर मतदान होता है। वहां ये बहुत प्रभावी नहीं है। कुछ कोई मुद्दे ऐसे होते हैं जो लोगों को अटैच कर जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। ब्रजेश जी, धन्यवाद आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं ब्रजेश जी
कि इन घोषणा पत्रों की आम जनता में क्या इम्प्रेशन है, क्या इसका प्रभाव है। दूसरा, ये वायदे बहुत बड़े बड़े करते हैं कि कोई भी पार्टी हो, सबको मौका मिला रूल करने का, कोई ऐसा नहीं है बड़ी पार्टियों में जिसको मौका ना मिला हो। पर आपको क्या लगता है कि इस तरह के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, वचन पत्र, प्रतिज्ञा पत्र एक इम्पैक्ट जनता में छोड़ पाते हैं, या सिर्फ ये कि ये रस्म है कि बस यह काम भी करना है? देखिए ब्रजेश जी, पहले इनका एक कीमत इनके मूल्य होता था, ये माना जाता था घोषणा पत्र, और घोषणा पत्र हम लोग अपने पास रखते थे और उस पर काफ़ी लिखा जाता था, काफ़ी अध्ययन होता था। लेकिन अब जब चुनाव आते हैं तब हम पिछला घोषणा पत्र हम लोग तलाशते हैं जी कि पिछला क्या है। ये घोषणा पत्र की कोई कीमत नहीं रह गई है। आम लोगों के बीच जाइए, अब घोषणा पत्र की ही नहीं, प्रत्याशियों के किए गए वादों की कीमत नहीं रहेगी। मैं मतलब तो क्रेडिबिलिटी का मैटर आ गया। हाँ, अब मैं तो दौरा करके लौटा हूँ, मैंने उन लोगों को सुना है। कहाँ गए थे? मैं गया था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, गया था मथुरा, आगरा, हाथरस और अलीगढ़, जलेसर और एटा। क्या तो कह रही है जनता? हाँ? क्या बात हुई आपकी जनता? नहीं, जनता ने क्या आपको- लोगों बातचीत थी। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो लोग कह देते हैं कि अब चुनाव आया, अब देखो बड़े बड़े वादे होने लगे। ये एक सामान्य वाक्य है जो आपको, ये गांव का आदमी कहता है या शहर का? नहीं, गांव के लोग ज्यादा कहते हैं। गांव के लोग ज्यादा अनुभवी होते हैं, वो जानते हैं कि वादे हमेशा चुनाव के समय होते हैं और चुनाव आता है और वादों का बहार आ जाती है। तो इन घोषणा पत्रों कोई नहीं पढ़ के वोट देता है। घोषणा पत्र हमारे लिखने के लिए होते हैं। कुछ बातें लोग ग्रहण कर लेते हैं कि साहब शायद मुफ्त मिल जाए, लेकिन वो भी भरोसा नहीं पर है। ये ऐसी चीज होती है जो पूरे 5 साल आपका पीछा करती है और चुनाव के दौरान भी पीछा करती है, और विपक्ष भी पूछता है, मीडिया भी पूछती है कि तब तो ये कहा था। नहीं, तब कहा था, और ये फिर हम लोग पूछताछ के लिए एक सवाल मुहैया कराने की दस्तावेज हो गया है। नहीं, और तब हम लोग पुराना वाला झाड़ पोंछ के निकालते हैं जी, क्योंकि अब आने वाला होता है तो 2 दिन पहले उसको झाड़ वाड़ के निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कहा गया था और क्या नहीं। आम लोगों को क्या मतलब कि घोषणा पत्र क्या है, अब कितने लोगों तक पहुंचता है। आज तारीख है 8 तारीख है, 8 तारीख, 10 तारीख को मतदान है। कितना अध्ययन होगा, हाँ, कितना लोग पढ़ेंगे भी, कितना लोग पढ़ेंगे। जी, बीरन जी बस भी आ गए इस मोटी-मोटी डिबेट में। बातें हैं, उसका लोग वो कर लेते हैं, और इसके अलावा इस आधार पर वोट पड़ अभी ही एक नहीं रहा है। दस्तावेज है सिर्फ। ओके, वीरेन जी भी हमें इस डिबेट में आ चुके हैं। वीरेन जी, आज एक साथ 2 बड़े राजनीतिक धमाके हुए। सुबह संकल्प पत्र आया, तब तक पता चला कि लंच के बाद वचन पत्र जारी हो गया। एक तो मुझे टाइमिंग को लेकर आपसे सवाल करना है कि ये कौन सी टाइमिंग है? ये उसी तरह की है जैसे टिकट बदले जा रहे हैं। जैसे लखनऊ में आखिरी दिन तक सपा और भाजपा ने एक दूसरे के टिकट घोषित करने का इंतजार किया और कई जगह बदल दिया। नामांकन करने के बाद भी लोगों को बी फॉर्म दोबारा दे दिया। मोहनलालगंज के समाजवादी पार्टी के विधायक नामांकन करके चले गए थे, खुश होकर प्रचार कर रहे थे क्षेत्र में। तब तक पीछे से वो विधायक है वर्तमान, उनका टिकट कट गया और वहाँ पर सुशीला सरोज प्रत्याशी हो गई। ऐसे बीजेपी में भी हुआ। ये घोषणा पत्र भी इसीलिए है। हाँ, कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये बात वो भूल गए कि जो हम कहते हैं वो कभी नहीं करते। ये शब्द लगाना वो भूल गए। विधवा पेंशन को बीजेपी ने कहा हम 1500 देंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम बुजुर्गों को साल में 18,000 पेंशन देंगे। वो कह रहे हैं हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। ये भी कह रहे हैं हम 14 दिन में गन्ना का भुगतान करेंगे। वो कह रहे हैं हम 2 गैस सिलेंडर होली पे और दिवाली पे गरीबों को फ्री देंगे, तो ये कह रहे हैं हम 2 बोरी खाद देंगे। गजब का जो है आया है मामला इस बार घोषणा पत्र में। 10 रुपए में भरपेट खाना खाओ, 300 यूनिट बिजली। लव जिहाद में वो कह रहे हैं कि 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना। काशी, मथुरा, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी में मेट्रो। गरीब छात्रों के शादी के लिए छात्राओं की 1 लाख। और स्कूटी तो फ्री में बट रही है। जो सबसे गरीब पार्टी है, ये हैंडपंप वाली भले नहीं ऐलान कर पाई, नहीं तो कांग्रेस भी और भाजपा भी और सपा भी ये सब स्कूटी दे रहे हैं। अब की बार स्कूटी बनाने वाली कंपनियों की बड़ी डिमांड रहेगी। शहर के शोरूम पूरा नहीं कर पाएंगे स्कूटी डिमांड। पता नहीं अपने हिंदुस्तान में इतना बनता भी है कि नहीं। लेकिन
कहते हैं कि दीवानगी का सितम तो देखो कि धोखा मिलने के बाद भी हम चाहते ही उन्हें ही हैं। तो ये चाहे जितना धोखा खाए इस देश की जनता प्रदेश की, वो फिर भरोसा करती है इन्हीं नेताओं पर, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसे किसी एक को चुनना है। 22 लाख आईटी सेक्टर में अखिलेश यादव ने कहा रोजगार देंगे, और 11 लाख जो खाली पद है वो भर देंगे। 33 लाख अगर आप देखिए। और नहीं, बट केजी उनका से कमिटमेंट पीजी, है कि 1 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे इन 5 ईयर, मतलब 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां। ये कैसे संभव है? ये वैसे है जैसे मनरेगा में 2 करोड़ रोजगार दिया जा रहा था। ओके, इसको आप वैसे मानिएगा, इससे ऊपर उम्मीद ना करिएगा। टेम्पू को ये 3 लीटर पेट्रोल और 6 लीटर सीएनजी देंगे और रोज। बाइक वाले को 1 लीटर पेट्रोल रोज देंगे कि महीना में देंगे ये नहीं पता है। हम सरकार बनने के बाद हो सकता है महीना में बदल जाए। नहीं, रोज देखिए तो इतना कैसे मिल सकता है? ब्रजेश जी, मेरे हम ख्याल उस से देश महीना का और ही होगा। हम लोग उस देश और प्रदेश में हैं जहां पर मेहनत करके स्वाभिमान की रोटी खाने का चलन था। क्या ये राजनीतिक दल नेता हमको क्या हाथ पसारने के लिए मजबूर कर रहे हैं? हमको सुविधा भोगी, हमको भिखमंगा, हमको हर जगह हाथ फैलाओ तब चीजें मिले, इस तरह का उपहार की जरूरत क्या है? जिस प्रदेश में रोजगार सबसे बड़ा इशू हो, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा हो, और वहां पर ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, सब फ्री ले लो। आपको याद है एक एंटी रोमियो टास्क फोर्स बना था, कुछ पता लगा आपको? कहाँ है वो? कितना रोमियो मजनू पिजड़ा में बंद हुए। आपको याद होगा कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स था एक, कितने लोगों की जमीन आजाद हुई। जब पूछा मैंने राजस्व परिषद के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा ये हम तुम्हारी जमीन, प्राइवेट लोगों की जमीन मुफ्त कराने के लिए नहीं बना है ये टास्क फोर्स, ये हम अपनी सरकारी जमीन छोड़वाने के लिए टास्क फोर्स बनाए हैं, ये जनता के लिए नहीं था। लेकिन घोषणाएं बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको बाद में आप जुमला कह दीजिए, वादे इसलिए किए जाते हैं जिनको बाद में आप तोड़ दीजिए। आप सोचिए कि हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ पर कितनी सारी चुनौतियाँ हैं। वहाँ गर्मी में बिजली की चुनौती आती है, कानून व्यवस्था की चुनौती आती है, महिलाओं की इज्जत मान सम्मान की चुनौती आती है, स्कूलों में फीस की चुनौती है, गरीबों के को खाना कैसे मिले, रोजगार कैसे आए, ये सब चुनौतियाँ हैं। लेकिन भाई बस राजनीतिक रोटी सेकना है, सरकार बनाना है, वादे बड़े बड़े कर दो, चाहे पूरे हो चाहे ना हो। वैसे हमारे साथी बैठे हैं, एक यहाँ पर आपने बात कही थी कांग्रेस की, लेकिन एक छोटी सी किस्सा सुन लीजिए। एक बार चंबल के डकैतों ने एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन कराया, और जो कवि आए थे उनको पैसा वैसा दिया और विदा कर दिया, और बाद में उन डाकुओं ने इन कवियों को रास्ते में लूट लिया और खूब मारा पीटा, और जो दिया था वो तो लिया ही लिया, जो लूटने इनके तक पास तो ठीक था, ये मारपीट गलत थी। नहीं, जो उनके पास जो दिया था तो ले ही लिया, और बाद में उनके पास जो घड़ी चेन कपड़ा था वो भी उतरवा लिया। तो कभी बोले अगर यही करना था तो हमको दिए कहें, दिए ही ना होते। तो डाकुओं ने कहा भाई देखो वो हमारा जिम्मेदारी थी, दायित्व था, और ये हमारा प्रोफेशन है जो हमने किया। तो ये जो घोषणा पत्र हैं ये आप इन्हीं तरह से देखिए, आप इनको ये पहले बहुत ही आपको ऑनेस्ट एनालिसिस है आपका। ये बुलाएंगे आपको और फिर देखिए। नहीं, बहुत ही ऑनेस्ट है, सही, सच में ऑनेस्ट है। देखिए कहा गया है कि जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन जिसने आपको धोखा दे दिया हो उस पर दोबारा विश्वास ना करना। अगर इस बात में सच्चाई है, इस बात को लोग मानते हैं, तो याद रखें जी। बहरहाल आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि वर्तमान समाज हमारा उत्तर प्रदेश किन चुनौतियों से जूझ रहा है, उसे क्या चाहिए। वारी सियासत तेरे भी हैं क्या कहने, औलाद को पढ़ाने में माँ ने रखे हैं गिरवी गहने। और कहीं मजहबी अत्याचार तो कहीं महंगाई की मार, हाथों में डिग्री लेकर देश का युवा घूम रहा बेरोजगार। भर्तियां हर बरस निकाल कर तूने खूब राजस्व कमाया, और फिर बहाली के लिए युवाओं को अदालत के चक्कर लगाया।
और शायद खबर नहीं तुझे कि ये बगावत पर अगर उतर जाएंगे, चेहरों पर नकाब के साथ साथ तेरे कपड़े भी उतर जाएंगे। ये तो सच है कि सियासत पूरी तरह से गंदी हो चली है यारों, कसूर इसका नहीं, अपनी आवाम भी अंधी हो चली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज के इस मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा कि सपा का वचन पत्र और बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है, जनता किस पर यकीन करेगी? तो सम्राट सिंह लिखते हैं कि मौजूदा सरकार ने पुराने वायदे पूरे नहीं किए हैं और अपने काम भी नहीं बता पा रहे हैं। तो विपिन बिहारी लिखते हैं कि बीजेपी का संकल्प पत्र पारंपरिक लग रहा है, जबकि वचन पत्र में कई मुद्दे पहली बार हैं। तो विवेक शर्मा लिखते हैं कि 2 चुनावों से लगातार वायदे किए जा रहे हैं, इस बार किसी और पर भरोसा किया जा सकता है। मैं सीधे रुख करता हूं समीर सिंह का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, इस बार के बारे में ये कही जा रही है कि कई आपने ऐसे वायदे किए हैं जिसका जिक्र उमाशंकर भी अभी कर रहे थे, कट कॉपी पेस्ट वाला, कि पिछली बार भी वायदे किए थे, इस बार भी वायदे किए हैं। इस आरोप पर आपकी सफाई? नहीं, देखिए, उमाशंकर जी, ब्रजेश जी झूठ बोल रहे थे, इनकी नेता भी झूठ बोलती है और ये महिलाओं की बात करते हैं और इनकी महिला पोस्टल गर्ल प्रियंका भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती है। इनकी 1 दर्जन से अधिक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं। आज समाजवादी पार्टी के भी एक सीटिंग प्रत्याशी जिनको वो लड़ा रहे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो मैं इसे पंचायत में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं ब्रजेश जी, देखिए, हमने जो सत्र में कहा था उसको किया। किसी भी मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, अपराध के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, आप स्वास्थ्य के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, हम किसी पर भी बहस करने को तैयार है और हमने जो किया है हम बताने को तैयार है। हम पहले भी बताए थे, आगे भी बताएंगे। आप देखिए, किसानों की बात हो रही थी, बसपा ने 20 शुगर मिलें बेची और समाजवादी पार्टी ने 13 शुगर मिलें बेची। हमने शुगर मिलों को चलाया, हमने रामाला की क्षमता बढ़ाई। आप ही के चैनल पर सबसे बड़े किसान नेता हैं टिकैत साहब, उन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ, हमने रामाला की क्षमता बढ़ाई। योगी आदित्यनाथ जी ने पैसा देके क्षमता बढ़ाया, किसी ने नहीं बढ़ाया। हमने मोहिउद्दीनपुर की क्षमता बढ़ाई, हमने पिपराइच में नई शुगर मिल लगाई, हमने मुंडेरवा में नई शुगर मिल हमने नई लगाई। हो सकता है हमने 15 की क्षमता बढ़ाई हो और हमने 5,000 करोड़ तो कुछ वायदे आपके रिपीट क्यों हैं, जिसका जिक्र अभी उमाशंकर कर रहे थे, ये वायदे रिपीट क्यों हैं? नहीं ब्रजेश जी, देखिए, मैंने क्या कहा, 1 दर्जन शुगर मिलों का हमने मॉडिफाई किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना की शुगर मिलों को मॉडिफाई करने के लिए हमने 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लीजिए, 13 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 33 क्रियाशील किया। हमने सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है। अब ये कहते 1500 MBBS की सीटों को बढ़ा के हमने 4500 किया, 4,500 सीट हो गई। और एम्स हमने शुरू किया। ये रायबरेली में एम्स शुरू नहीं कर पाए, ये गायत्री प्रजापति के विधानसभा से चुनाव प्रचार तो शुरू किए थे सत्र में, लेकिन रायबरेली की एम्स नहीं शुरू कर पाए। 2 लड़कों की जोड़ी बलात्कारी के साथ थी, गायत्री प्रजापति बलात्कारी के साथ। आज मैनिफेस्टो के दिन मैंने सोचा था कि आप अपनी बात बताओगे, आप तो विपक्ष का बता रहे हो। अरे चिन्मयानंद कहा? 1 सेकंड, नो प्लीज, बीच में कोई इंटरव्यू नहीं करेगा, नो प्लीज। बता रहा हूं, हमने मेडिकल कॉलेज खोले, हम आगे खोलने वाले। ओके, मैं राजीव राय को मौका देता हूं। धन्यवाद समीर जी। समीर जी शुक्रिया। लगाने वाले हैं, डिबेट को सिस्टमैटिक आगे बढ़ाते हैं। 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करेंगे ब्रजेश जी, बोलिए। 30 सेकंड चाहिए। देखिए, हमने रोजगार दिया, हमने नौकरी दिया। 5 लाख सरकारी नौकरी आज तक के इतिहास में किसी भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं दिया। हमने 2 करोड़ से ऊपर रोजगार दिया लोगों को, ओडीओपी के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। हमने 5 एक्सप्रेसवे बनाए, हम आगे भी उसको बनाने जा रहे हैं। ये राजीव राय हंस क्यों रहे हैं? की स्थापना की है। देखिए ब्रजेश जी, जिन्होंने आजमगढ़ में विश्वविद्यालय नहीं बना पाया, जो आपने 20 सेकंड मांगा था, मैंने 1 मिनट दिया, कंक्लूड करें प्लीज। भ्रष्टाचार कर रहे थे, वो हंसेंगे जो गुंडों के भरोसे थे। धन्यवाद,
बहुत जो शुक्रिया, गुंडों के भरोसे आज भी है, बहुत शुक्रिया, जो धन्यवाद। दंगाइयों के मैं राजीव भरोसे राय को थे, आमंत्रित करता जो हूं। समीर किसानों की जी, अब आप दुर्गति विपक्ष कर की रहे बात थे, सुने। धन्यवाद जो आपका। 3 जिले को बिजली धन्यवाद। देते थे और 300 यूनिट फ्री बिजली थैंक देने यू, की बात करते हैं, बहुत शुक्रिया तो आपका। स्वाभाविक रूप से वो हंसेंगे ही धन्यवाद। हंसेंगे। मैं आता हूं राजीव जी, मेरा सवाल है पहले पार्टी का आपसे। घोषणा धन्यवाद, धन्यवाद झूठ का पुलिंदा है जी। और उत्तर प्रदेश की जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता इनके सगल को समझ रही है। ओके राजीव राय जी, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का बजट घाटे में है, ये घाटे वाला प्रदेश है, यहाँ अपने ही रिसोर्सेज कम है योजनाओं को चलाने के लिए। ऊपर से आपने ऐसे हाईफाई दावे किए हैं कि इनको प्रैक्टिकली ज़मीन पर उतारने के लिए मौजूदा जो बजट है इससे बहुत ज़्यादा राशि की आवश्यकता होगी। आपने इसका कोई कैलकुलेशन किया, स्टडी किया है? ब्रजेश जी, एक अनुरोध है, मैं बहुत सारे सवाल हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने अच्छा, आप पहले उन्हीं के जवाब दे लें, मेरा उसके बाद दे लें। नहीं, पहले आपका दूंगा, उसके बाद उनका दूंगा। पहले आपका दूंगा। पहली बात, और सारे साथियों ने भी कहा। ब्रजेश जी, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, आप बहुत वरिष्ठ और क्रेडिबल पत्रकार हैं, एक बहस जरूर करवा लीजिएगा। जो पिछले बार के घोषणा पत्र हुआ था या संकल्प पत्र हुआ था समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का, उस पर एक बार जरूर करवा लीजिएगा कि आप लेकर आओ और अपना रिपोर्ट कार्ड भी लेकर आओ। फिर पता चल जाएगा कि जो समाजवादी पार्टी ने कहा था उसे ज़्यादा किया था कि नहीं किया था। ये मेरा अनुरोध है। और फिर ये जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती है कि घोषणा पत्र हो जाता है, नहीं होता है, हमने अक्षरशः पालन किया। और मैं लगातार 2 महीने से इनके सारे प्रवक्ताओं से, सारे चैनलों पर बोल रहा हूँ कि आप भगवान राम का नाम लेते हो, उस अयोध्या मंदिर के सामने खड़े हो जाओ। मैं भी अपना संकल्प पत्र लेकर आता हूँ, आप भी लेकर आते हो, भगवान राम के सामने पढ़ दो, नहीं सुनाई देगा। अब आइए आदरणीय समीर सिंह जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के मतलब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वहाँ से लोग आप पढ़ते हो। अब मैं तथ्यों की बात करता हूँ। राजीव राय और ब्रजेश मिश्रा भारत समाचार नहीं, आपकी नीति आप बोल रहे थे ना, चाहे शिक्षा में ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य में ले लीजिए, चाहे रोजगार में ले लीजिए। अब सुनिए पॉइंट बाई पॉइंट। नीति आयोग कहता है कि उत्तर प्रदेश हेल्थ में सबसे नीचे फिसड्डी है, जिसके दावे आप कर रहे थे। हेल्थ में नीति आयोग कहता है, समाजवादी पार्टी नहीं कहती है। भारत सरकार के एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि अपराध की संख्या बेतहाशा बढ़ गई है। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ था। एडीआर की रिपोर्ट कहती है पिछले विधानसभा में, धैर्य रखिए, किसी ने नहीं बोला, मैं कोई समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, गूगल होगा, मोबाइल करें, नो प्रॉब्लम। हाँ, समीर जी वेट करेंगे। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि पिछले विधानसभा में 306 में से 106 आपके विधायक लूट, हत्या, बलात्कार, इसमें 77 पापों के, जिसमें बलात्कार, लूट, हत्या, दंगा फसाद, चोरी, बकटमारी से लेकर 77 तो पापी थे। कुल 106 अपराधी थे। और आज आपने अपराधियों की संख्या 100 पार कर दी। आज के आपके टिकट का घोषणा कर दिया जाए तो ये झूठ जोर जोर से वहाँ बोलिए जहाँ लोग समझ नहीं पाते हो। आपने महंगाई कंट्रोल नहीं किया, आपने बेरोजगारी दो दिया। आप बोल रहे हैं कि पहली सरकार है कि 5 लाख रोजगार दी। अरे मान्यवर, आपके मुख्यमंत्री प्रदेश से बाहर सारे एयरपोर्टों के सामने 4.5 लाख नौकरियों के बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, और आपका कार्मिक विभाग आरटीआई के जवाब में कहता है कि हमें कोई जानकारी ही नहीं है। तो आप किसकी बात करते हैं? गुंडों के, सबसे गुंडों से भरी हुई पार्टी आप गायत्री की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब तक संज्ञान लेकर आपको थप्पड़ नहीं लगाए कानून अनुरूप से, तब तक ना तो आपने उन्नाव के केस को आगे बढ़ने दिया, ना हाथरस के केस को आगे बढ़ने दिया। जहां जहां सुप्रीम कोर्ट आगे आई है वहीं आप कहीं कार्रवाई हुई है। आप मत बात करिए ना, अपने दामन में झांक लीजिए। आप आईना देखेंगे, आईना टूट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ऑल राइट, मैं सीमा कुशवाहा को आमंत्रित करता हूं। समीर जी, आपको वेट करना पड़ेगा, ये चक्र पूरा होने के बाद मैं आपको समय दूंगा। सीमा कुशवाहा जी, आप मुझे बताइए कि इन दोनों ने जो दावे किए हैं, इन दावों के विपरीत बीएसपी अपना घोषणा पत्र जारी क्यों नहीं करती है? समीर जी, आपको रुकना पड़ेगा प्लीज। या सीमा जी, गो अहेड। बीएसपी भी बड़ी पार्टी है। एक सेकंड रुक जाओ। मैं बताना चाहती हूं कि जी बोलिए सीमा जी। ब्रजेश सर, मैं बताना चाहती हूं कि बीएसपी पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो है हमारे देश भारत का संविधान। और संविधान में जो घोषणाएं की गई हैं, संविधान में जो प्रतिज्ञा ली है कि हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाएंगे, और यहां पर लोगों के भाईचारा की बात कर रहा है हमारा संविधान, दंगों के खिलाफ बात कर रहा है, लोगों के मानवाधिकार की, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, जाति, धर्म, लिंग से भेदभाव से ऊपर उठ करके बात कर रहा है। और वही संविधान की पूरी कार्यशैली, पूरे वादे, हर चीज आप बीएसपी पार्टी के कार्यकाल में देखेंगे।
चाहे कैबिनेट या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्रेजेंटेशन की बात हो, जाति धर्म लिंग से उठ करके बहन मायावती जी ने ये काम करके दिखाया है। अगर नौकरियों की बात हो तो वो करके दिखाया। सर मुझे तो लगता है कि ये जो घोषणा पत्र, जो वचन पत्र, संकल्प पत्र आए हैं, आप भी बताइए कि हम जनता के बीच ये वायदे करेंगे। संविधान, हमारे संविधान का अपमान है, ये तो हमारे संविधान का अपमान है अगर ये घोषणा पत्र निकाल रहे हैं। सर ये उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने मात्र का एक माध्यम है, ये दोनों इनके संकल्प पत्र और वचन पत्र। अगर ऐसा नहीं होता तो सर बताइए 2022 में किसानों की आय दुगनी करने वाली पार्टी, क्या इन्हीं के पार्टी के नेता दिन दहाड़े हमारे किसानों को लखीमपुर खीरी में कुचल देते? या महिला सुरक्षा की बात करने वाली बीएसपी और समाजवादी पार्टी क्या हाथरस में उस बेटी के साथ गैंगरेप करके उसको रात में केरोसिन डाल के जलाते? कानपुर में एक बेटी को इन्होंने 10वीं मंजिल से रेप करके फेंका गया, इसका जवाब कौन देगा? कैसे आप एक भी वादा पूरा नहीं किया है बीजेपी पार्टी ने? और समाजवादी पार्टी में तो सर रोड चलती लड़कियों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीछे से थप्पड़ मार के चुन्नी खींच करके ये इन्होंने माहौल बना करके रखा है। और बीएसपी पार्टी में आप देखेंगी बहन सुश्री मायावती जी जब भी भाषण देती हैं सर, ना कभी दंगे की बात, ना जाति की बात, ना किसी धर्म की बात, वो करती हैं सिर्फ विकास की बात। और इसीलिए आपने सर अभी अपने भी वक्तव्य में कहा कि जब समाजवादी पार्टी और बीजेपी नहीं, क्योंकि ये तो झूठे वादे करते हैं, तो कौन पार्टी? एकमात्र इस देश के अंदर पार्टी है बीएसपी पार्टी, जो कि वाकई में हमारे संविधान का शासन का आधार पे संचालन करती है और यही सत्ता में दोबारा से आएगी उत्तर प्रदेश में। वकीलों को प्रवक्ता बनाने के पार्टियों को कुछ फायदे होते हैं, वो फायदा अभी सीमा कुशवाहा ने दिखाया। डॉक्टर उमा शंकर पांडे ये तो कह रही संविधान का अपमान है। नहीं सर, मैं वकील बनने से पहले हमारे देश, सर वकील बनने से पहले मैं मेरे देश की नागरिक हूँ और उत्तर प्रदेश से हूं। मैंने बेटियों को वकील जब प्रवक्ता बनते हैं यही होता है, दूसरों को बोलने नहीं देते। थोड़ा मौका दीजिए प्लीज। यस उमा शंकर जी, ये तो कह रही संविधान का अपमान है घोषणा पत्र। हाँ ठीक है, मुझे लगता है सीमा जी इससे भी सरल भाषा में कह सकती थी कि जो भाजपा कह रही हम उसी की बात को पूरा करेंगे, वही हमारा घोषणा पत्र है। और आपने कहा दोनों की टाइमिंग कैसे मैच हो गई, सकते हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। दोनों की टाइमिंग कैसे मैच हो गई, सपा और बसपा की, क्या पता मिलके लिखा हो उन्होंने, सही समय पे निकाल दिया। खैर ये मैं रोजगार की बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजेश जी पिछले अपने लोक संकल्प पत्र में कहा था कि हम 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब इसका जो इन्होंने कहा किया है उसका मैं इन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा हूं। जो योगी जी ने अभी अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने कहा था 5 लाख लोगों को हमने रोजगार दे दिया, और जो चुनावी विज्ञापन है इनका उसमें इन्होंने कहा है 4.5 लाख युवाओं को हमने रोजगार दे दिया। और देखिए गलत बात है। समीर जी रुक जाओ। नो सुन लीजिए, समीर जी मैं टाइम दूंगा तब आप अपनी बारे में बोलना। अपना दो गलत समझ लीजिए। कर रहे हैं, बोल चुके हैं, तो ये आपका असली चेहरा यही है। आप बोले अपनी बात। 24 जुलाई 2021 को यूपी सरकार ने बताया था कि हमने 4.5 साल में 6.65 लाख लोगों को नौकरी दी। और जो घोषणा पत्र इन्होंने लिखा है उसके प्रस्तावना में लिखा है कि हमने 3 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया। ये तो इनका असली चेहरा ये जानते ही नहीं। जब आरटीआई पूछा गया, जैसा अभी राजीव राय जी कह रहे थे, तो उनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं था। ये इनके रोजगार की सच्चाई। हकीकत ये है कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश के 100 युवाओं में 68 युवाओं के पास कोई काम नहीं है। अगर ये नाली गैस पकौड़ा तलना अगर इनके लिए रोजगार है तो वो भी गैस सिलेंडर कर दिया 900 का, और सरसों का तेल 200 के पार कर दिया। मैदा हो या बेसन हो या सब्जियां, सबकी कीमत 2 गुनी 4 गुनी बढ़ गई। वो तो बेचारा पकौड़ा भी नहीं तल पाएगा। समीर जी धन्यवाद। अरे चूल्हे में पकौड़ा तल दो ना, क्या प्रॉब्लम है? कह रहे हैं उज्ज्वला लाया है। अरे 90% उज्ज्वला तो घर में सिलेंडर देने की बात कह रहे हैं। 1000 के पार कर दिया। धन्यवाद। पश्चिम में क्या चल रहा है? पश्चिम की जनता क्या चाहती है? क्या ये वायदे जो किए गए थे इससे वो संतुष्ट होगी या पश्चिम की जनता का मूड कुछ और है? इन वायदों का हस्र पहले भी जनता देख चुकी है, इसलिए किसी वायदे पर ब्रजेश जी बहुत जनता को यकीन नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि सब जाति धर्म अपनी पार्टी प्रतिबद्धता के आधार पर मतदान करते हैं और नेता लोग ये जानते हैं।
मेरा तो एक सुझाव है कि या तो जितना नेता कोई भी दल वायदा करे उसका एक फिक्स परसेंटेज वो अपने पार्टी फंड से जमा करे, तो एक इनके ऊपर एक मॉरल दबाव होगा, या एक संवैधानिक ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन हो, कोई कमेटी हो कि आपने इस बार जो वायदे किए हैं, यदि आपने 5 साल में ये वायदे पूरे नहीं किए तो आपको ये आर्थिक या सामाजिक दंड दिया जाएगा, या इतने दिन के लिए कुछ प्रतिबंध लगेगा, तो निश्चित रूप से गंभीरता आएगी। ये काम अन्यथा ये पश्चिम केवल में बड़ा मजाक की चलन चीज है, हुक्का पानी बंद करने का, बंद कर दो, अपने आप दुरुस्त हो जाएंगे। वो जनता को तो हमने इतना जहर घोल दिया है कि हम जाति धर्म में इतने फंसे हुए हैं, हम उसका पानी बंद जब करेंगे जब अलग की बात है। कोई डंडा मजबूत होना चाहिए तो इसकी गंभीरता होगी। ओके, ब्रजेश शुक्ला जी, आपका क्या मत है कि क्या वाकई में इतनी लोक लुभावन योजनाएं लागू की जा सकती हैं वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए, या सब ये सब वोट लेने के लिए कोशिशें हैं दोनों पार्टी की तरफ से? समीर जी, मैं लास्ट में कोशिश करूंगा, समय निकला तो आपको मौका जरूर दूंगा। नहीं, ये ब्रजेश शुक्ला जी, ब्रजेश जी, ये लागू नहीं इसलिए नहीं की जा सकती कि आर्थिक पैसे की जरूरत होती है हर योजना को लागू करने में, और वो आपके पास इसका कोई अध्ययन तो होता नहीं है, कोई कमेटी नहीं बनती है, बजट के बारे में कोई अध्ययन नहीं होता कि कितना किसमें पैसा लगेगा। आप कुछ भी कह दीजिए बिजली के विषय में, चाहे ये कहें चाहे वो कहें। आप देखिए क्या 20,000 करोड़ रुपया 25,000 करोड़ रुपया हर साल देना पड़ता है सिर्फ घाटा पूरा करने के लिए, और ये आज तो थोड़ी चल रहा है, 20 साल से चल रहा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा वो घाटे हो गई। मैं दूंगा टाइम आपको जी। तो ये समस्या ये है कि आप पैसा लाएंगे कहां से? हम पुराना घाटा दे नहीं पा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसलिए किसी तरह सरकार में आ जाए, उसके बाद फिर राम मालिक है सब, कोई कुछ नहीं। हम पूरे उसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वादा कर रहे हैं, और जिस समय वादा पूरा करने को होता है उस समय आर्थिक मैं तो कहता हूं कि प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू की जाए, जो मुख्यमंत्री पद के 2 प्रमुख दावेदार हैं एक मंच पर आए और जनता का मुकाबला करें, जनता को सवालों का जवाब दें। नहीं ब्रजेश जी, ओपन फोरम पर प्रेसिडेंशियल डिबेट टाइप मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हो। नहीं ब्रजेश जी, इसमें एक किया जा सकता है कोई, और मैं प्रस्ताव देता हूं कि मैं एंकरिंग करने के लिए तैयार हूं। नहीं, आपका प्रस्ताव इन लोगों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन एक चीज हो जाए, घोषणा पत्र क्रियान्वयन आयोग गठित हो और उसके जो न्यायाधीश उसके मेंबर हो, और हर 6 महीने में उसकी समीक्षा हो। बस एक काम करना कि एंकरिंग का काम मुझे दे देना। हाँ, ओके, समीर सिंह को कुछ ऑब्जेक्शन है, गो अहेड समीर जी, 20 सेकंड है आपके पास। मैं देखिए ब्रजेश जी, चैनल आपका है, एंकर आप है, 20 सेकंड को आप 30 सेकंड में भी बढ़ा सकते हैं। अरे पिछली बार ही टाइम मैं राजीव जी की बातों पर कमेंट करना चाहता हूँ जी। राजीव जी अभी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे अपराध पे, महिला अपराध पे। आपको जानकारी नहीं है राजीव जी, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में एनसीआरबी के आंकड़े में 25वें नंबर पर है, जरा पढ़ लीजिएगा। राजस्थान दूसरे नंबर पर है, और आप जिन लोगों के उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, दलितों पर अत्याचार के 19 उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आप झूठ बोलेंगे क्या? महिला अत्याचारों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, डकैती और छिनैती के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आप अपने अमित शाह के खिलाफ बोल रहे हैं, आप पढ़ते भी राजीव राय से कूद गए। महिलाओं पर अत्याचार पर, बेरोजगारी में, महंगाई में, सबसे महंगी बिजली में, किसानों पर अत्याचार पर, युवाओं अच्छा, उनको राजीव राय जी को भी स्क्रीन पे लिया जाए। नंबर 1 पर। थैंक यू, शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद। राजीव राय जी 20 सेकंड है आपके पास, धन्यवाद आप दोनों का, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर राजीव राय 20 सेकंड, आपका जो ऑब्जेक्शन उठाएं, बताएं क्या बात, क्या कहना चाह रहे थे? धन्यवाद आपका समीर जी। अगला 20 सेकंड राजीव राय के लिए। ब्रजेश जी, हम लोग, मैं पढ़ा लिखा हूँ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ता हूँ, जो भी बोला हूँ तथ्यों के साथ सबूतों के साथ बोला हूँ। जब चाहे जहाँ बहस कर ले। भगोड़े को टिकट देने वाले चिन्मयानंद और सेंगर के भक्तों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो एक बात उठ रही थी बार बार, जो आपने पूछा था समयाभाव के कारण उसका जवाब नहीं दे पाया, बजट में इसका प्रावधान है क्या, अध्ययन किया है क्या? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जब लखनऊ एक्सप्रेस हम लोग बनाए रहे थे तो उसका बजट में कहीं नहीं था, और बिना किसी बाहरी फंड लिए अपने संसाधनों से बना दिया। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, हमने 300 यूनिट बिजली देने की बात कही है, उसके लिए हमने खर्चे कैलकुलेट कर लिए लगभग 12,000 करोड़। समीर सिंह पढ़ाई लिखाई की बात क्यों करते हैं? 12,000 पढ़ाई लिखाई पर क्यों आवाज? 12,000 करोड़ रुपया। आप तो क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। 12,000 करोड़ रुपया उसमें बिजली वाले में आएगा।
हमने जैसे 3,500 करोड़ रुपये जो हमने डीएपी देने के लिए बात किया, लगभग 50,000 करोड़ रुपया का खर्च आएगा, जो हमारे बजट के 10% के बराबर भी नहीं है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एक्सपर्ट कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी और जो लोग सरकार में रहे हैं और आईआईएम के प्रोफेसर ने मिलकर सबका अध्ययन कर क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी यही रही है, मैं पुराना अनुरोध दोहराऊंगा कि जिस दिन चाहे जब चाहे बहस करवा लीजिएगा। वैसे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने योगी जी को चुनौती दी थी, टाइम जगह आप चुनिए, आइए अपराधों पर बहस कर लें, भाग गए। तो ये हिट एंड रन वाली बात नहीं, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, बहुत समय के हिसाब धन्यवाद। से मैं आप सबका बहुत धन्यवाद तैयार प्रकट है। करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत धन्यवाद कि एक बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने। बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद। इनके संकल्प, वचन और प्रतिज्ञा और घोषणाओं पर आप नज़र रखिएगा, हिसाब करेंगे इनसे 5 साल के बाद। कोरोना फैल रहा है, अपना ध्यान रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए। कोशिश करिए कि राजनीतिक दलों की रैलियों में ना जाइए, किसी दल की रैली में ना जाइए, क्योंकि कोरोना हो गया तो आपको बचाने कोई नहीं आएगा। और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।